वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री के और 25 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो प्लीज लेट मत करो, जल्दी जल्दी लेक्चर को देखो और अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए और लाइक कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है? चलिए, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे और हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा गया है, दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है? यहाँ पर मसूड़े की बात की जा रही है। किस चीज की? मसूड़े की। कॉपर क्लोराइड का बना हुआ था, कॉपर CuCl2 का बना हुआ था, कॉपर फास्फेट का, कैल्शियम कार्बाइड का, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का? नहीं, नहीं, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली। इमली पहली बात तो खट्टी होती है। खट्टा होना एक अम्ल की निशानी है। अम्ल और क्षार दो चीजें हैं। अम्ल कैसा होता है? अम्ल होता है कैसा? खट्टा, बिटर। और क्षार कैसा होता है? क्षार होता है कड़वा। स्वाद भी आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना। अब मेथेनोइक अम्ल है। कौन सा अम्ल होता है इमली में? पहला मेथेनोइक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल? देखिए, इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है? लेकिन आपको इन सब का भी पता हो। मेथेनोइक अम्ल क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है स्कॉर्पियो। देखा है आपने? स्कॉर्पियन, उसमें डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। इसके अलावा चींटी जो होती है, आंट, उसके डंक में भी मेथेनोइक अम्ल होता है। टार्ट्रिक मैंने आपको बता दिया इमली में होता है। अब हम आते हैं लैक्टिक। लैक्टिक किसमें होता है? मिल्क और दही में होता है। दूसरा, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें होता है? ऑक्जेलिक अम्ल मतलब टमाटर में होता है। ये सभी याद कर लेना, सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन और अपचयन, देखो, एक अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण और दूसरी अभिक्रिया होती है अपचयन। ठीक है ना? अपचयन, ऑक्सीकरण में क्या होता है? संयोजकता में वृद्धि होती है। अपचयन में क्या होता है? संयोजकता में कमी होती है। इसमें ऑक्सीजन जुड़ते हैं और इसमें नहीं जुड़ते हैं। ठीक है? अब देखो, जब ये दोनों क्रिया हो, यहाँ पर हम लेते हैं अभिकारक और ये है C+D उत्पाद। ये अभिकारक, यहाँ पर अपचयन की, ऑक्सीकरण की क्रिया हुई। ऑक्सीकरण की क्रिया के बाद इनने CD बनाया, इनकी परमाणु संख्या संयोजकता बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने फिर से अपने आपस में क्रिया करके AB उत्पाद दोबारा से बना लिया। तो इस कंडीशन को, अब देखो, दोनों एक साथ हो रही है, मतलब उपचयन भी हो रही है, इस तरफ जा रहे हो तो उपचयन, और फिर यही अपचयन भी कर रहे हैं। तो उपचयन अपयन अपचयन दोनों होती हैं, तो इस तरह की क्रिया को हम बोलते हैं रेडॉक्स। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं इस तरह की क्रिया को, या उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है? अवक्षेपण नहीं, ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा निकले, ऊष्मा शोषी जिसको कंप्लीट करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ये होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस निकलेगी? आपको सीधा रिएक्शन करना है। जस्ता लिखो, Zn, और H2SO4 लिखो। अब H2SO4 किस में होता है? यहाँ से हाइड्रोजन आयन आपको मिलेगा, यहाँ से SO3 आयन आपको मिलेगा। ठीक है ना? इस तरह से चीजें आपको मिलेंगी। अब देखो, जब ये रिएक्शन करेगी जिंक के साथ में, तो यहाँ से क्या मिलेगा? ZnSO4 बन जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा? बाकी का H2 गैस निकल आएगी। ठीक है ना? तो क्या बना? ZnSO4 और H2। समझ में आ गई बात? मतलब कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 जल द्वारा ग्लूकोज तैयार करते हैं। ये कौन सी रिएक्शन है? ये आपकी फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है ये, फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना? ये फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस तरह की प्रक्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया एक केमिकल रिएक्शन है।
कौन सी है? केमिकल रिएक्शन। और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, तो ऑप्शन सी सही है। विस्थापन नहीं, विघटन नहीं, अवक्षेपण नहीं। ये देखो, विस्थापन, विघटन और अवक्षेपण क्या होते हैं, ये इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया, जब हमने 1 से 25 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया क्या होती है। देखो, रासायनिक अभिक्रिया में ये होता है कि दोनों मिलकर एक कोई तीसरा एक नया उत्पाद बना लिया। यहाँ पे जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिली और इन्होंने ग्लूकोज बना लिया, एक तीसरा उत्पाद बन गया, तो हम इसे बोलेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब इसको आप दोबारा से नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कैसा होता है? ठीक है, आपको ये बताएं, जो जिंक होता है वो लेड और कॉपर की अपेक्षा कैसा होता है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप देखो तो इसका होता है 30, इसका होता है 46 और इसका होता है 29। जब आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है संयोजी कोष में। यहाँ पर देखोगे तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा संयोजी कोष में, और यहाँ देखोगे तो यहाँ नहीं होगा, क्योंकि 2, 8, 18, 18 हो गए ना। तो यहाँ पर किसी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष में नहीं है। इस वजह से जो जिंक होता है वो अधिक क्रियाशील होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है संयोजी कोष में और यहाँ पर केवल एक है। तो कॉपर की अपेक्षा जो जिंक होता है वो अधिक क्रियाशील होता है, ऑप्शन बी। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंगूर का किण्वन करना क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक और भौतिक दोनों है, या अन्य? देखिए, मैंने आपको बताया था एक होता है रासायनिक, अभी हमने पढ़ा है इसको, एक होता है रासायनिक परिवर्तन और एक होता है भौतिक परिवर्तन। इसका एक बेसिक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि अगर आप ए बी अभिकारक हैं और इनसे उत्पाद बना सी डी, अगर ए बी से सी डी बन रहा है और वापस आप सी डी से ए बी बना लेते हो, ठीक है ना, तो आप इसे कौन सी क्रिया बोलोगे? भौतिक अभिक्रिया। लेकिन अगर आप नहीं बना पाते हो, जैसे आपने बना ली तो वो भौतिक, लेकिन अगर आप इसे नहीं बना पाते हो तो फिर ये होती है रासायनिक। मतलब कि अगर आपने अंगूर का किण्वन कर लिया, इससे ड्रिंक बना ली या बियर बना ली कुछ भी, तो आप दोबारा उस बियर से अंगूर का रस नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो इसे हम बोल देंगे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जैसे अगर आप पानी है, पानी को आपने क्या किया? वाष्प में बनाया, ठीक है, वाष्प। यहाँ बर्फ थी, बर्फ को आपने पानी बनाया, पानी को आपने वाष्प बनाया। अब अगर आप उल्टा करोगे तो उल्टा भी संभव है, आप वापस से वाष्प से पानी और पानी से बर्फ बना सकते हो। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है वो होती है भौतिक अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? भौतिक अभिक्रिया। और ये वाली अभिक्रिया जो इस तरह की होती है कि आपने अंगूर से किण्वन किया और उसके द्वारा उत्पाद बना लिया, अब आप दोबारा उस उत्पाद से अंगूर नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया मानेंगे, रासायनिक परिवर्तन मानेंगे। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकार की लौ निकलती है? देखिए, आपको पता होना चाहिए, इसमें देखो कई ऐसी धातु होती हैं जिनको जलाने से कई प्रकार की लौ, अलग अलग प्रकार की लौ निकलती हैं, आपको याद रखना है। देखो, मेनली जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, रेड पूछा जाएगा आपके एग्जाम पे, आपके एग्जाम में येलो पूछा जाता है, आपके एग्जाम में व्हाइट पूछा जाता है। देखो, यहाँ पर भी व्हाइट लिखा ही है। और इसके अलावा आपके एग्जाम में पूछा जाता है हरा, नीला भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब कि ग्रीन और ब्लू भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना, जो रेड होता है, रेड निकलता है लिथियम और स्ट्रोंसियम से। इन दोनों को जब आप दहन करोगे तो रेड निकलेगा। येलो किससे निकलेगा? येलो निकलता है सोडियम से, आपको पता होना चाहिए। व्हाइट तो हम पढ़ ही रहे हैं, किससे निकलेगा? मैग्नीशियम से। व्हाइट किससे निकलता है? मैग्नीशियम से। वहीं अगर हम ग्रीन और ब्लू की बात करते हैं तो ग्रीन और ब्लू जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये निकलता है तांबे से, कॉपर। इसको आपको जरूर करना है, ठीक है ना, बहुत पूछा जाता है ये एग्जाम में। और ये वाइट वाइट वाला तो आपको पूछा ही जाता है कि मैग्नीशियम से व्हाइट कलर निकलता है। अब सिरका में कौन सा अम्ल है, आपको ये बताना है। सिरका, सिरका होता क्या है? आपने देखा होगा अचार मुरब्बा रखने के लिए एक तरह की चीज का उपयोग किया जाता है, एक लिक्विड उपयोग किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं सिरका। ये भी एक तरह का क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अचार के संरक्षण में, अचार के
संरक्षण में क्या उपयोग किया जाता है ना? अचार के संरक्षण में क्या उपयोग करते हैं? आपसे ये पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किस चीज का उपयोग करते हैं। सिरका का। और जो सिरका होता है वो कैसा होता है? सिरका होता है CH3COOH, मतलब एथेनोइक अम्ल को ही हम सिरका बोल देते हैं। ठीक है ना? एथेनोइक अम्ल को हम बोलते हैं सिरका। ये आ गया। ठीक है। एसिटिक अम्ल इसे हम बोल देते हैं सिरका। समझ गए? 34 का ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख। अभी होता कितना है? ये करीब 5% अम्ल मिला देते हैं हम, है ना? इसकी मात्रा जो एथेनोइक अम्ल की मात्रा होती है वो केवल 5% होती है, या इससे भी कम। इससे ऊपर नहीं मिलाते हैं सिरके में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक मतलब जो एक इनके जैसा नहीं है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए इन सभी के कंपाउंड क्या होते हैं। खड़िया की अगर आप बात करो तो ये किस चीज से बना होता है? CaCO3। वहीं अगर आप बात करते हो संगमरमर की तो ये भी CaCO3 होता है। वहीं आप बात करो चूना पत्थर की तो ये भी CaCO3 होता है। परंतु प्लास्टिक और पेरिस अलग होता है। अब वो क्या होता है वो आपको बताना है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि इसमें H2O के अणु भी होते हैं। अब ये आपको बताना है कि दो होते हैं या हाफ होते हैं। ठीक है। जिप्सम को भी आप, और जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला लिखो कमेंट में, तो जिप्सम का भी आपको फॉर्मूला लिखना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नींबू के रस का पीएच कितना होता है? देखो ऑप्शन आपको ऐसे दिए गए हैं कि आप आसानी से बता दोगे 2.2 होता है, लेकिन आपको याद होना चाहिए 2.2। देखो क्या होता है, जो नींबू होता है ना, नींबू नींबू होता है अम्ल। खट्टा होता है ना, नींबू होता है अम्ल। अब जो अम्ल का पीएच मान होता है, पीएच स्केल हमने बताया बनाया था, यहाँ पर 7, यहाँ पर 14 और यहाँ पर हमने 0 लिखा था। ये वाला जो एरिया था ये था एसिड का, और ये वाला जो एरिया था ये था बेस मतलब कि क्षार का, और ये जो था ये था न्यूट्रल मतलब उदासीन एरिया था। तो यहाँ पर बात की जा रही है अम्ल की, तो आपको ऐसा ऑप्शन देखना है जो 7 से कम हो। 7 से कम केवल एक ही ऑप्शन है, 2.2। ठीक है ना? तो नींबू के रस का पीएच कितना होता है? 2.2। इसके अलावा आपको कुछ और पीएच याद रखने हैं, जैसे कि आपको यूरिन, जो यूरिन होती है मानव मूत्र, उसका पीएच आपको याद रखना है 6.5 होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है ब्लड का पीएच। ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। ये आपको याद रखना है ये दोनों। और एक होता है गैस्ट्रिक जूस जो होता है HCl, उसका कितना होता है? 1.5। ये भी बहुत ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन है ये तीन, इन तीनों का आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है? मधुमक्खी के डंक मारने पर कौन सा पदार्थ? बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3। इसे हम सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl, नमक। और अन्य। तो इसमें सही आंसर है आपका सोडियम बाई कार्बोनेट या बेकिंग सोडा। ठीक है। जब भी मधुमक्खी डंक मारती है तो हम उसके ऊपर बेकिंग सोडा लगा लेते हैं, जो नॉर्मल घरों में मिल जाता है बड़ी आसानी से। ठीक है। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए? देखिए मुंह साफ करने की मंजन की बात हो रही है। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, सभी किसी का भी कर लो। नहीं, देखो मुंह में क्या होता है, मुंह के अंदर होती है लार। ठीक है। लार कैसी होती है? अम्लीय। तो अब जब हम रात भर सोते रहते हैं तो अम्ल का श्रावण निरंतर होता रहता है, श्राव होता रहता है, निरंतर होता रहता है। तो हमारे मुंह में अम्ल इकट्ठा हो जाता है। क्या हो जाता है? अम्ल इकट्ठा हो जाता है मुंह में। जिस वजह से इस अम्लीयता को कम करने के लिए हमें क्या, किस चीज की जरूरत होती है? क्षार की। ठीक है ना? अम्ल और क्षार मिलकर क्या बना लेते हैं? लवण। बना लेते हैं ना लवण। तो हमें क्या मिलाना है? क्षारकीय दंत मंजन। ठीक है। क्योंकि अम्ल को हमें न्यूट्रलाइज करना है, इसलिए हम क्षार का उपयोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन अधातु विद्युत सुचालक है? विद्युत सुचालक अधातु, आमतौर पर देखा जाता है कि अधातु विद्युत की सुचालक नहीं होती, केवल धातु ही विद्युत की सुचालक होती है। अब यहाँ पर पहली बात तो आप अधातु पहचान लो कि क्या होता है। क्या ग्रेफाइट अधातु है? बिल्कुल। कॉपर नहीं, ये तो धातु है। सल्फर अधातु है।
और हीरा भी अधातु है। किस चीज का? कार्बन का अपर रूप होता है हीरा। अब देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, विद्युत का सुचालक कौन होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन आपको ग्रेफाइट के बारे में याद रखना है कि क्यों होता है सुचालक। इसकी विशेष संरचना के कारण, विशेष संरचना के कारण होता है। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि चमकदार भी होता है। ऐसा धातु जो चमकदार है, और चमकदार कौन सा होता है? एक तो ग्रेफाइट तो होता ही है, साथ में एक और होता है, क्या होता है? आयोडीन। आयोडीन भी एक चमकदार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से अगर काटने की बात हो रही है, मतलब कि वो मुलायम होगा। ठीक है ना, मुलायम होगा मतलब उसका परमाणु क्रमांक कैसा होगा? परमाणु क्रमांक कम ही होगा, है ना। तो कैसा होगा? मैग्नीशियम नहीं, सल्फर नहीं, सोडियम और क्रोमियम। तो सोडियम होता है जिसे हम काट सकते हैं, और केवल सोडियम ही नहीं, पोटेशियम को भी आप काट सकते हो। क्या कर सकते हो? इन दोनों चीजों को आप काट सकते हैं। ठीक है, याद रखना ये चीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर और तो कुछ नहीं था ना? नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और एक और चीज आपको मैग्नीशियम के बारे में बता दूं। जो मैग्नीशियम होता है ना, ये किस में पाया जाता है? ये हरित लवक में, मतलब प्रकाश संश्लेषण में कार्य करता है मैग्नीशियम। ठीक है, क्लोरोफिल में होता है। जस्ते के अयस्क, जस्ता का अयस्क कौन सा होता है? जस्ता क्या होता है? जिंक। जिंक ब्लेंड क्या होता है? ZnS। बॉक्साइट क्या होता है? Al2O3। और इसके आगे और भी होता है बहुत कुछ। ठीक है, बोरॉक्स वगैरह। चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl। सिनेवार क्या होता है? PbS। अब देखो, यहाँ पर PbS है मतलब लेड का अयस्क हो गया। NaCl तो ठीक है, सॉल्ट होता है, क्लोरीन सोडियम आप प्राप्त कर सकते हो। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, जिंक ब्लेंड। यहाँ पर जिंक है, जस्ते का अयस्क कौन सा होगा? जिंक ब्लेंड। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वाला भी, सिनेवार वाला भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस बनेगी? किस पर? एनोड पर। और किस चीज का कर रहे हैं हम? एल्यूमिना का। क्या आपको पता है कि एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, सबसे पहले आपको एल्यूमिना का फॉर्मूला लिख लेना है, जो होता है Al2O3। ठीक है, इसको आपने क्या किया? इसका आपने किया विद्युत अपघटन। जब आप विद्युत अपघटन करोगे तो इसमें एल्यूमिनियम निकलेगा, जिसकी +3 होता है, और यहाँ से निकलेगी ऑक्सीजन -2। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के 2 अणु, परमाणु, और ऑक्सीजन के 3 परमाणु निकले। यहाँ पर क्या है? कौन सी गैस जमा हो रही है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आपको इस तरह से ही सॉल्व करना है, ये चीजों को आपको तोड़ना आना चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस हो जाएगी। हाइड्रोजन नहीं होगी, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? ये आपको याद करना है। इस्पात में कितना कार्बन होता है? 2%। ये आपको याद करना है ना, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। चलिए अगला क्वेश्चन है। कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती? ऑक्सीजन से अगर कोई धातु अभिक्रिया नहीं कर रही है तो वो कौन सी होगी? देखिए, लोहा नहीं, लोहा तो अभिक्रिया करके क्या करता है? संक्षारण हो जाता है इसका, करता है। सोना बिल्कुल, ये एक वो होती है, सबसे कम अभिक्रियाशील होता है, ये किसी भी चीज से अभिक्रिया नहीं करता है। एक तो क्या होता है? गोल्ड। और दूसरा को होता है, क्या होता है? प्लेटिनम। ये कौन सी होती हैं? ये होती हैं जो क्रिया नहीं करती। ठीक है ना, अक्रिय होती है, अक्रिय। ये क्रिया नहीं करती किसी से भी, और यही कारण है कि ये स्वतंत्र अवस्था में भी मिलती है प्रकृति में। कैसी अवस्था में मिलती है? स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में आसानी से मौजूद। पोटेशियम बिल्कुल करता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। और एल्यूमिनियम का तो अभी हमने पढ़ा, Al2O3। ठीक है, लोहे में भी हमने पढ़ा है, FeO। ठीक है, पोटेशियम में भी हमने पढ़ा है, K2O। इस तरह की चीजें बनती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? जल में डालने पर तैर रहा है, क्या तैर रहा है? कैल्शियम, निकेल, मैग्नीशियम या पोटेशियम? क्या होता है? देखिए, कैल्शियम। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों। देखो क्या होता है, जब हम यहाँ पे जल में होता है H2O। H2O मतलब H आयन और OH आयन।
जब हम इसमें मिलाते हैं कैल्शियम, कैल्शियम मतलब Ca+2। जब हमने इन दोनों चीजों को मिलाया तो क्या बनता है? बनता है CaO, और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, CaO बनता है और बनता है CaOH होल ट्वाइस, है ना, ये भी बनता है। तो और साथ में क्या निकलती है? हाइड्रोजन। अब जब ये हाइड्रोजन निकलेगी तो हाइड्रोजन क्या करती है? यहाँ पर है पानी भरा हुआ, और जो हाइड्रोजन के अणु होते हैं जो यहाँ पर होते हैं, और यहाँ पर होते हैं कैल्शियम। तो हाइड्रोजन के अणु कैल्शियम के अणु को चारों तरफ से घेर लेते हैं इस तरह से। यह है कैल्शियम का अणु, तो हाइड्रोजन के अणु इसे चारों तरफ से ऐसे घेर लेंगे पानी के अंदर। हाइड्रोजन के अणु घेर लेंगे, हाइड्रोजन के अणु घेर लेंगे। अब हाइड्रोजन तो है गैस जो कि निरंतर निकलने की कोशिश करती है, तो इस हाइड्रोजन के अणुओं की वजह से जो कैल्शियम होता है वह भी पानी में तैरने लगता है, क्योंकि वो भी उठने लगता है इन हाइड्रोजन के अणुओं की वजह से। यहाँ पर कैल्शियम है और नीचे पूरे में हाइड्रोजन है जैसे, तो ये ऊपर जाने के साथ साथ कैल्शियम को भी ऊपर उठाने लगती है, इसलिए कैल्शियम तैरता है। ठीक है, अगला बाकी नहीं बनाते हैं, मैग्नीशियम, निकेल, पोटेशियम ये नहीं बनाते। चलिए अगला क्वेश्चन। एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जाते हैं, यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? पतले तार खींचना किस चीज के लिए? तन्यता। कठोरता क्या होती है? कठोरता मतलब हार्डनेस, हार्डनेस। आघात वर्धनता क्या होती है? आघात वर्धनता होती है चौड़ी हो जाती है कोई चीज। ठीक है ना, जैसे सोने की धातुओं में होती है। ठीक है, और चालकता क्या होती है? चालकता दो प्रकार की होती है, एक तो क्या होती है इलेक्ट्रिक, और एक होती है थर्मल। ठीक है ना, तो क्या होती है तन्यता मतलब खींचना। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी अधातु चमकीली है? क्या कार्बन चमकीला होता है? नहीं। सल्फर नहीं, ब्रोमीन नहीं। आयोडीन, आयोडीन चमकीला होता है। इसके अलावा ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का प्ररूप है, ये भी चमकीला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का क्या होता है? अभी हमने डिस्कस किया है, क्या होता है? सुचालक। क्या होता है? सुचालक होता है। सुचालक सही है, अर्धचालक, कुचालक ये सब नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? जल के साथ अभिक्रिया आपको करवानी है, क्या करेगी? क्या सोना करेगा जल के साथ अभिक्रिया? बताइए, नहीं करेगा। क्या सिल्वर करेगा जल के साथ अभिक्रिया? नहीं करेगा। क्या लेड करेगा? नहीं करेगा। लेड क्या जल के साथ अभिक्रिया करता है? बताइए, नहीं करता है। लेकिन क्या पोटेशियम करता है? बिल्कुल पोटेशियम करता है। पोटेशियम अगर आप के लेते हो यहाँ पर H2O लेते हो तो KOH बन जाता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर पोटेशियम ऐसी धातु है जो कि जल के साथ अभिक्रिया करती है। समझ गए? चलिए अब हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? देखो, जो आयनिक यौगिक होते हैं ना, आयनिक यौगिक, इनके बीच में एक आयनिक बल काम कर रहा होता है जो कि सबसे ज्यादा मजबूत होता है। वांडरवाल, गुरुत्वाकर्षण बल, हाइड्रोजन बॉन्ड, इन सब में बहुत ज्यादा मजबूत होता है आयनिक बॉन्ड, जो कि सबसे ज्यादा मजबूत है। इनके बीच में क्या होता है? आयनिक बल। कौन सा बंध होता है? आयनिक बंध, जिसका कि गलनांक और क्वथनांक सर्वाधिक होता है अन्य सभी बंधों से। नाभिकीय बल ले लो आप, गुरुत्वाकर्षण बल ले लो, जो बल आपको लेना हो, उन सब में सबसे ज्यादा होता है कैसा? उच्च होता है, याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। बाकी हम अगले 25 क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे इसी तरह के वीडियोस अपडेट होकर मिलते रहे। ठीक है, अपने इस चैनल को, अपने इस प्यारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।